हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास से जुड़े हुए एक बहुत ही खास युद्ध अफीम युद्ध किनके बीच हुआ, कब हुआ, अफीम युद्ध से किसे लाभ हुआ, किसे हानि हुआ, अफीम युद्ध की शर्तें क्या थी, अफीम युद्ध के बाद कौन कौन सी संधि हुई, ये सभी चीज़ मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की यूरोपीय राष्ट्रीय समस्त विश्व में अपनी शर्तों पर दबाव की राजनीति अपनाकर व्यापार कर रहे थे। उन्हीं यूरोपीय राष्ट्रीयों को चीन ने अपनी शर्तों पर व्यापार करने हेतु मजबूर किया। मंचू राजवंश ने विदेशियों पर व्यापार हेतु कई प्रतिबंध लगाए। इन व्यापारिक प्रतिबंधों का आलम यह था कि विदेशी कैंटन एवं मकाओ की खिड़कियों में चीन में झांक भर सकते थे। व्यापार की समस्त शर्तें चीन द्वारा तय की जाती थी। 1702 ईस्वी में सम्राट की व्यापारी नामक एक अधिकारी चीन की ओर से व्यापार हेतु नियुक्त किया गया। यूरोपीय व्यापारी इसी के माध्यम से चीन में व्यापार कर सकते थे। 1752 ईस्वी में मंचू सरकार ने इस एक व्यापारी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब विदेशियों से व्यापार हेतु 13 व्यापारियों का एक संघ को होंग माध्यम स्थापित किया गया। अब यूरोपीय इसको होंग माध्यम द्वारा ही व्यापार कर सकते थे। 1715 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कैंटन में एक कोठी स्थापित की गई। प्रारंभ में विदेशी लोग चीन से चाय, रेशम एवं मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। इसके बदले में चीन इन यूरोपियों से कुछ भी नहीं खरीदता था, अतः यूरोपीय व्यापारी चीनी माल की कीमत सोना एवं चांदी के रूप में चुकाते थे। इस प्रकार व्यापार संतुलन पूर्णतः चीन के पक्ष में था। परंतु यूरोपियों ने धीरे धीरे चीन में इंग्लैंड के कपड़े एवं अमेरिकी फरों की मांग पैदा की। ब्रिटेन ने व्यापार संतुलन को अपने पक्ष में लाने के लिए एक कूटनीति अपनाई। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती करा रही थी। अंग्रेज व्यापारियों ने तंबाकू में अफीम मिलाकर चीन में तंबाकू बांटना आरंभ किया। धीरे धीरे चीनी वासियों को अफीम सेवन का आदी बना दिया गया। अब धीरे धीरे चीन में अफीम की मांग तेजी से बढ़ने लगी। अब अंग्रेजों को अत्यधिक मुनाफा होने लगा। चीन में अफीम की खपत से चीन को 3 प्रकार से नुकसान हुआ। पहला, चीनी जनता का नैतिक पतन आरंभ हो गया। दूसरा, व्यापारिक संतुलन इंग्लैंड के पक्ष में चला गया। तीसरा, चीन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इन सब कारणों से 1858 ईस्वी में चीनी सरकार ने अफीम व्यापार को रोकने हेतु कठोर कार्रवाई की। इससे अंग्रेजों को अब हानि हुई तो वो भड़क उठे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज एवं चीन के मध्य प्रथम अफीम युद्ध 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक चला था। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन की चीन में उपनिवेशवादी लालची प्रवृत्ति का परिणाम था। ब्रिटेन चीन में किसी प्रकार अपना लाभ प्राप्त करना चाहता था। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो ब्रिटेन ने टेढ़ी उंगली की। नैतिक मानदंडों को ताक पर रखकर अनैतिक तरीके अपनाए। चीन को जबरदस्ती अपने साथ व्यापार करने हेतु बाध्य किया। चूँकि ब्रिटेन की नीति प्राय यही रही कि पहले व्यापार द्वारा किसी भी देश में दाखिल होना और फिर उस देश की राजनीतिक में दखल देकर उसे अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास करना। जब चीन ने अंग्रेजों की इस कूटनीतिक चाल में न फंसने का प्रयास किया तो चीन को अंग्रेजों के साथ प्रथम अफीम युद्ध का सामना करना पड़ा। प्रथम अफीम युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं। आइए उन कारणों को अब एक एक कर बारीकी से देखेंगे। तो दोस्तों, पहला कारण है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। दोस्तों, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा प्रथम अफीम युद्ध का प्रमुख कारण था।
ब्रिटेन चीन में व्यापार करने एवं व्यापार संतुलन अपने पक्ष में करने हेतु आतुर था। मंचू शासकों की प्रतिबंधात्मक नीतियां ब्रिटेन की इस इच्छा में बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। इस तनाव के कारण अंततः प्रथम अफीम युद्ध आरंभ हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला कारण है चीन द्वारा विदेशियों को हेय दृष्टि से देखना। मतलब चीनी द्वारा जो विदेशी लोग थे उन विदेशियों को मतलब अलग तरीके से, गलत तरीके से देखना। चीन के लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे एवं विदेशियों को हेय दृष्टि से देखते थे, मतलब नीचा समझते थे। जिन यूरोपीय को समस्त विश्व में श्रेष्ठ दृष्टि से देखा जाता था उन्हें चीन का यह दृष्टिकोण रास नहीं आया, अर्थात पसंद नहीं आया। ये भी एक कारण है दोस्तों अफीम युद्ध का, प्रथम अफीम युद्ध का। इसी तरह से तीसरा हमारा कारण है कैंटन में व्यापार। अंग्रेज केवल कैंटन की खिड़की में चीन में झांक भर सकते थे, उन्हें चीन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। यही नहीं, कैंटन में भी वे मात्र व्यापारिक सीजन में रह सकते थे एवं इस समय भी उन्हें अपना परिवार मकाओ छोड़कर आना पड़ता था। व्यापारिक सीजन के अतिरिक्त अन्य समय उन्हें मकाओ में ही रहना पड़ता था। अंग्रेज इस प्रकार से प्रतिबंधों के कदापि आदी नहीं थे, इसीलिए भी चीन एवं अंग्रेज के मध्य तनाव विकसित हुआ। तो दोस्तों अगला हमारा युद्ध का कारण है कोहोंग माध्यम। कोहोंग माध्यम 13 व्यापारियों का एक संघ था। ब्रिटेन इसके माध्यम से ही चीन में व्यापार करता था। यह माध्यम कम कीमत पर अंग्रेजों से सामान खरीदकर उसे अधिक कीमत पर चीन में बेचना था। अतः जो मुनाफा अंग्रेजों को मिल सकता था वह कोहोंग माध्यम को मिलता था। इससे अंग्रेज अत्यधिक असंतुष्ट थे। दोस्तों इसी प्रकार से हमारा अगला कारण है राज संपर्क का अभाव। मंचू सम्राट कैंटन स्थित ब्रिटिश सुप्रीजेंट से कोई संपर्क नहीं रखता था। उसका मानना था कि आपकी समस्याएं व्यापारिक है जिन्हें कोहोंग माध्यम के साथ संपर्क कर सुलझाया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के 1833 ईस्वी में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के बाद 1834 ईस्वी में लॉर्ड नेपियर ब्रिटिश अधीक्षक बना। मंचू सम्राट ने इससे भी संपर्क रखने से इनकार कर दिया। इससे अंग्रेज नाराज हुए। उन्होंने इसे देश का अपमान माना। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों राज्य संपर्क का अभाव वाला। इसी प्रकार से हमारा अगला कारण है प्रार्थना पत्र का पक्ष, मतलब कि अपमान। प्रार्थना पत्र जो प्रंस दिया है उसका मतलब होता है अपमान। ब्रिटिश अधिकारी जब कोई पत्र संदेश पत्र के रूप में देते थे तो चीनी अधिकारी उसे अस्वीकार कर देते थे, उसका अपमान कर देते थे। उनका कहना था कि वे प्रार्थना पत्र द्वारा मांग रखे, इससे भी संघर्ष की स्थिति बनती थी। दोस्तों अगला हमारा इसी प्रकार से कारण है कोतो प्रथा। दोस्तों कोतो प्रथा मंचू सम्राट के सामने जाते वक्त विदेशियों को कोतो प्रथा का पालन अनिवार्य था। इस प्रथा के तहत 3 बार घुटने टेक कर 9 बार माथा जमीन पर रखना होता था। यूरोपीय इसे अत्यंत अपमानजनक मानते थे, अतः यह कोतो प्रथा भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण था। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला कारण है राज्य क्षेत्रीय अधिकार का पक्ष। 1784 ईस्वी में एक अंग्रेज की बंदूक से चीनी नागरिक मारा गया। चीनी सरकार ने उस अंग्रेज पर मुकदमा चलाकर उसे मृत्यु दंड दे दिया। अंग्रेजों का कहना था कि राज्य क्षेत्रीय अधिकार के तहत उस अंग्रेज अपराधी को अंग्रेजों के सुपुर्द किया जाए तथा उन्हीं की अदालत में ब्रिटिश कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। 1793 ईस्वी में मैकार्टन मिशन ने चीन से राज्य क्षेत्रीय अधिकार की मांग की, साथ ही कैंटन में अंग्रेजों को स्वशासन अधिकार देने का भी मांग की। चीन द्वारा इस मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब इस प्रश्नों का समाधान युद्ध द्वारा ही संभव था। दोस्तों अगला हमारा कारण है अफीम व्यापार में वृद्धि। 1800 ईस्वी में जो अफीम का व्यापार 4000 पेटी था वह 1834 में बढ़कर 30,000 पेटी तक पहुंच गया था।
चीन में इस बढ़ते व्यापार का नैतिक एवं आर्थिक संकट देखते हेतु मंचू सरकार ने 1838 ईस्वी में अफीम व्यापार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाए। इससे अंग्रेज उत्तेजित हुए। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा अगला और अंतिम कारण है तात्कालिक कारण। चीनी कमिश्नर लिनतेस हुसू की 1839 ईस्वी की कार्रवाई प्रथम अफीम युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अफीम के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए मंचू सरकार ने कमिश्नर लिनत्से को कैंटन भेजा। कमिश्नर ने अंग्रेजों के समक्ष दो मांग रखी। पहला, विदेशी व्यापार अपनी समस्त अफीम सरकार को सौंप दे। दूसरा, भविष्य में अफीम व्यापार न करने का आश्वासन दे। इस कार्यवाही के बाद ब्रिटिश व्यापारियों ने अपने पास स्थिति 20,000 पेटी अफीम लिनत्से को सौंप दी। इस अफीम को नमक एवं चूना मिलाकर नष्ट कर दिया गया, परंतु अफीम व्यापार बंद करने का अंग्रेजों ने कोई आश्वासन नहीं दिया। अफीम की पेटियों के इस प्रकार नष्ट होने से ब्रिटिश व्यापार अधीक्षक एलियट अत्यंत नाराज हो गए और इस घटना के कारण उसने चीन के साथ युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज एवं चीनियों के बीच 1839 से 1842 ईस्वी तक पूरे 3 वर्ष प्रथम विश्व युद्ध चला। अत्यंत चीन की पराजय हुई और उसे अंग्रेजों के साथ नॉन किंग की संधि करनी पड़ी। तो दोस्तों, अब वीडियो में नॉन किंग की संधि को देखेंगे। नॉन किंग की संधि 29 अगस्त 1842 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध में पराजय के पश्चात चीन को अंग्रेजों के साथ नॉन किंग की संधि करने हेतु बाध्य होना पड़ा। नॉन किंग की शर्तें निम्न थी। दोस्तों, पहला हमारा नॉन किंग की संधि की शर्त है, अंग्रेजों को अब कैंटन के अलावा अमोऊ, फूचो, निकपो एवं संगाई आदि कुल मिलाकर 5 बंदरगाह बसने एवं व्यापार के लिए खोल दिए गए। दूसरा, हांगकांग का द्वीप अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तीसरा, चीन एवं ब्रिटेन के राज्य कर्मचारियों ने परस्पर समानता के आधार पर रहना स्वीकार किया। चौथा, चीन के आयात निर्यात पर कर की दरें निश्चित कर प्रकाशित करने का आश्वासन दिया। कोहोंग माध्यम समाप्त कर दिया गया। अब व्यापार सीधे चीनी व्यापारियों के साथ किया जा सकता था। चीन ने निम्नानुसार 2 करोड़ 10 लाख डॉलर क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। अगला इसकी शर्तें हैं, 20 लाख डॉलर नष्ट अफीम की कीमत, 30 लाख डॉलर कोहोंग माध्यम पर ब्रिटिश व्यापारियों को देना पड़ा। अगला हमारा शर्त है 1 करोड़ 20 डॉलर युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि भी देनी पड़ी। 7वां नंबर हमारा शर्त है, अब ब्रिटिश अधिकारी पत्र व्यवहार में प्रार्थना पत्र के स्थान पर संदेश पत्र उपयोग करने स्वतंत्र हो गए। राज्य क्षेत्रीयता अधिकार के तहत यह स्वीकार कर लिया गया कि अंग्रेजों पर मुकदमे अब अंग्रेजी कानून के अनुसार उन्हीं की अदालत में चलेंगे। अगला हमारा शर्त है, कोतो प्रथा समाप्त कर दी गई। अब हमारा अंतिम शर्त है, चीन ने यह स्वीकार किया कि भविष्य में चीन जो सुविधाएं अन्य देशों को देगा वही ब्रिटेन को स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, नॉन किंग संधि की समीक्षा पर अब नज़र डालते हैं। नॉन किंग संधि से मंचू राजवंश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। ब्रिटिश बंदूकों ने चीन में 100 छेद कर दिए, जिसके द्वारा अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भी ब्रिटेन में प्रवेश किया। ब्रिटेन के पश्चात 1844 ईस्वी में अमेरिका ने चीन के साथ ह्वांगिया की संधि संपन्न की। फ्रांस के साथ 1844 ईस्वी में हवामपोआ की संधि उत्पन्न की। 1845 में बेल्जियम के साथ एवं 1847 में नॉर्वे एवं स्वीडन के साथ संधि संपन्न कर चीन ने उन्हें व्यापारी सुविधा प्रदान की। एलियट एवं डाउसन के अनुसार अब चीन के अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश बन गया।
तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारा सपोर्ट करते रहें।